राना साहब, बुशरा बीबी की रिहाई से ही सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं। ये एक पूरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत है या कोई रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कोई अरेंजमेंट है? देखिए, इस पे मलिक साहब, अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो शायद मैं उससे आगाह नहीं हूँ। अगर किसी ने बात की है तो उसने अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे की होगी। लेकिन जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है और एक वकील होने के नाते जो है वो मैं इन चीज़ों को समझता हूँ कि एक देखें, एक मुद्दत होती है हर किस्म के केसेस में कि किस में इस केस में जो है वो 6 माह बाद, किसी में 8 माह बाद, किसी में 1 माह बाद, तो एक वो एक अरसा होता है कि उसके बाद फिर बेल हो जाती हैं अगर ट्रायल जो है वो कंक्लूड ना हो। तो मेरा तो ख्याल है कि जिस किस्म के केसेस बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ थे तो 6-8 महीने का टाइम जो है वो काफ़ी सफिशेंट था। और उसके बाद एक जो रूटीन है उसमें भी बेल हो जाया करती है। इसमें मुझे कोई इस किस्म की डील जो है वो मैं तो नहीं देख रहा। और ख़ास तौर पे अगर फिर डील की है तो क्या अदालत ने डील की है? तो हमारे साथ तो कोई ऐसा, गवर्नमेंट के साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा तो ख्याल है कि ये एक जो प्रोसेस है उसके मुताबिक ये एक काफ़ी टाइम था। आप देखें ना, हमारे ख़िलाफ़ भी केसेस जब पीटीआई के दौर में बने हैं तो उस वक्त हमें भी तो फिर आपका कहना यह है कि ये दुरुस्त फैसला है बुशरा बीबी की रिहाई होती रही, 9 माह से कैद में थी, तो बुशरा बीबी की रिहाई दुरुस्त फैसला है? मेरा ख्याल इसमें जो डील की बात हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है। ये फ़ैसला जो है वो रूटीन में इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो अदालत ने किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त फ़ैसला है। राना साहब, अगर बुशरा बीबी की रिहाई दुरुस्त है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है, तो क्या ऐसे ही ड्यू प्रोसेस के तहत इमरान खान की भी नवंबर में रिहाई हो जानी चाहिए? जी देखें, अगर अदालती फ़ैसला जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होता है तो मैं समझता हूँ कि बग़ैर किसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के ये कह देना कि जी अदालत का फ़ैसला किसी डील के नतीजे में हुआ, तो सबसे पहले तो अदालत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने वाली बात है। फिर हम बाद में कल को कहते हैं कि जी हमारी अदालतों का नंबर 140 हो गया है, 143 हो गया। तो बात ये है कि अगर हम खुद ही ये बात करें कि ये मामला जो है वो इस तरह से हुआ है, तो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब का फ़ैसला जो है वो भी इन अकॉर्डेंस विद लॉ होगा। और जिस तरह से बुशरा बीबी के फ़ैसले को पीटीआई वेलकम कर रही है, तो वो भी जो फ़ैसला हो, वो हक़ में हो या ख़िलाफ़ हो, उस फ़ैसले को भी जो है वो वेलकम करना चाहिए। जब अदालत का फ़ैसला ख़िलाफ़ हो तो अदालत को बुरा कहना अगर लाजम है, तो अच्छा हो तो फिर अच्छा कहना भी जो है वो बनता है। लेकिन दूसरी जो बात की है खोसा साहब ने कि जी जिस तरीके से ट्रंप का हुक्म अगर आएगा तो कैसे नहीं माना जाएगा, मैं समझता हूँ कि ट्रंप के हुक्म से अगर रिहाई लेनी है तो उससे तो फिर जेल में रहना बेहतर है ट्रंप के हुक्म पे रिहाई लेने से। तो फिर अगर ट्रंप के हुक्म पे रिहाई लेनी है तो फिर 1.5 साल जेल में रहने की क्या ज़रूरत थी फिर? सर, ट्रंप का दबाव आना है आपके ऊपर अगर वो जीत जाएंगे। मैं राना साहब आपको बता रहा हूँ, साहब की जो उम्मीद लगी है ना वाशिंगटन के नताइज के साथ, उसको नज़रअंदाज मत करिएगा। बड़ी बदकिस्मती होगी इनके लिए अगर ट्रंप का हुक्म इनके हक में आए तो। हमें छुट्टी की जाती है। डोनाल्ड लू के अगर कहने पर, हुक्म पर हमें भेजा जाता है घर, और हम हेनरी किसिंगर के कहने पर अगर फांसी लगा सकते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जिसका 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जाके इंसाफ किया, तो मुझे बताएं क्या ये दुरुस्त नहीं है? वो ज़रा पढ़ें इकोनॉमिक हिटमैन जो किताब है जो उनके ऑपरेटर ने एक लिखी है CIA के, वो पढ़ें किस तरीके से मुदाखलत होती है। और माशाअल्लाह ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ स्पेसिफिकली खुसूसी तौर पर किस तरह एलिमिनेट करते हैं इनके क़यादतों को, और किस तरह फिर जो नहीं मानते तो क्या करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई अच्छी बात है, हमने तो एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। एब्सोल्युटली नॉट कह के भी आपने किताबों में तो फिर लोग कई चीज़ें लिख देते हैं, बयान भी लोग देते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये मुतनाज़िया हैं, ये
डोनाल्ड लू वाली बात जो आपने बनाई हुई है, इस बात में भी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन बहरहाल वो आपका एक सियासी बयानिया है, कोई मुतनाज़ा नहीं है। नो नहीं, लू को तो फरिश्तों को भी नहीं पता राना साहब कि आपकी हुकूमत को उसने जो है वो गिराया। उसने 10 मरतबा उसकी तरदीद की है। अमेरिकन के जो फॉरेन डिप्लोमेट है उन्होंने तरदीद किया। राना साहब शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा के दौरानिए में आपने कहा, जो कमेटी की मीटिंग हुई थी, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसमें भी सारी चीज़ वाज़े थी। ये तो आपने एक सियासी स्टंट जिसे कहते हैं ना, वो आपने खेला था। अब उसको आप बार बार जो है वो दोहराए जा रहे हैं। ये वही है ना, वो अपना जिसके ऊपर इमरान खान साहब की ख़ुद वो ऑडियो मौजूद है कि अब हमने इसके ऊपर खेलना है। ये तो आपका खेल था जो आपने डोनाल्ड लू के नाम पे खेला। राना सनाउल्लाह साहब, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त के सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स का, जो अमेरिकी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स का, वो वैंस पता नहीं क्या उनका नाम था, उनका ख़त था लहराया अमेरिकन सेंटर के बाद। उसके बाद जो कुछ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है। तो अभी भी नाम अमेरिका का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे नहीं पता डोनाल्ड लू ने किसको क्या बोला था, लेकिन डोनाल्ड लू का तज़किरा और उसके ऊपर सियासत पाकिस्तान में 2 साल में आग लगाने के लिए काफ़ी थी, जो कुछ तबाही हुई है। अभी क्या होगा, नवंबर के नताइज के बाद क्या होगा? मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर के नताइज जो हैं वो पाकिस्तान के हालात के ऊपर जिस तरह से ये बात की जा रही है इस तरह से असरअंदाज होंगे। मैं तो इसको ऐसे नहीं देखता। और लेकिन खोसा साहब की तो सारी उम्मीदें नवंबर के साथ है। खोसा साहब, आप इतने पूरी उम्मीद क्यों हैं? नहीं, मेरी उम्मीदें नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने डोनाल्ड लू के ज़रिए जो हमारे जो है मुदाखलत की अंदरूनी ब्लैटेंट इंटरफेरेंस, चलें ब्लैटेंट इंटरफेरेंस तो इन्हीं के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने भी माना, इस बात को तस्लीम किया। तो ये अगर ब्लैटेंट इंटरफेरेंस डोनाल्ड लू के ज़माने में हुई थी तो अब कम से कम नहीं होगी। जो डोनाल्ड लू के कमेंट्स थे असद मजीद वाले डिनर के अंदर, उस हवाले से हमारी जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी तो उस इजलास के बाद जो इलामिया था उसको ये कहा गया कि डोनाल्ड लू के जो कमेंट्स हैं वो सफारती आदाब के मुनाफी हैं एंड इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान इंटरनल मैटर। ये नहीं कहा था कि उन्होंने मुदाखलत करके हुकूमत की राज दी, वो अंग्रेजी को आप इधर से उधर ना मरोड़े। कहा यह गया था कि इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस, इट अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस। चलो आगे चलते। राना साहब, अरे बाबा, ब्लैटेंट इंटरफेरेंस सिंपल अंग्रेजी है, मत ट्विस्ट करें खुदारा। ब्लैटेंट इंटरफेरेंस, ब्लैटेंट इंटरफेरेंस। अच्छा, मैं उसका लामिया निकलवाता हूं। इधर से पकड़े। चले खोसा साहब, आपको जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, आपको मुबारक हो। आप उसकी कामयाबी के लिए दुआ करें। तो ट्रंप जो है वो आपको डोनाल्ड लू मुबारक हो। डोनाल्ड लू तो आपको मुबारक हो डोनाल्ड ट्रंप का। चले आपने तो अंडर सेक्रेटरी के कहने पे किया, आप दोनों रहनुमाओं के लिए कि आप ज़्यादा इतनी उम्मीदें वाशिंगटन में किसी के भी सदर मुंतखब होने पे मत लगाएं। वाशिंगटन की जो पॉलिसी पाकिस्तान या इस खिते के हवाले से इंडिया को सामने रखते हुए, उसमें इतनी बड़ी चेंज नहीं आएगी कि वो रातों रात पूरे खिते के लिए पॉलिसी बदल जाए। इसलिए पाकिस्तानी सियासत पर फोकस रखें, सियासत को कैसे बेहतर करना और पार्लियामान को कैसे मजबूत करना, अदलिया को कैसे ठीक करना। ये खोसा साहब, आपने अभी जजेस के फैसलों का और अदालत की, वो जो जजेस की हमारी जुडिशरी की रैंकिंग है उसका तज़किरा किया। नवाज शरीफ केस में जो फैसला था वो भी अदलिया ने किया था और वो एक फ़िक्स मैच था, और इमरान खान को सादिक और अमीन करार देना वो भी एक फ़िक्स मैच था। ये इन तमाम फैसलों के होते हुए आप कहते हैं कि अदालत ने ही फैसला किया, तो अदालत से वो फैसले हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फैसला भी किसी अदालत ने किया, वो भी फ़िक्स मैच था। तो आप इसको नज़रअंदाज मत करिए कि हमारी अदालतों से ये फैसले हुए हैं। तो इमरान खान के लिए कोई एडवर्स डिसीजन आ जाए और खोसा साहब उस पर इतराज़ करें तो वो ऐसी आपको चीज़ नहीं होगी जो अनहोनी होगी चीज़। देखिए मलिक साहब, ये हमारी बदकिस्मती है और ऐसे फ़ैसले जो है वो मौजूद हैं कि जिनके मतलब बड़ी आसानी से, जिस तरह से आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये फ़िक्स मैच था या फ़ैसला था, और इसमें यहाँ तक भी जो है वो
हमारी सुप्रीम कोर्ट से फैसले हुए हैं कि आमरों को संद जवाज़ दी जाती रही है और बग़ैर मांगे आइन को अमेंड करने का जो है वो इख्तियार दिया गया है। और यहाँ पे आइन को जो है वो पॉलिटिकल हालात और सोच के ताबे जो है वो आइन को रीराइट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। यही वजह है कि ये फिर माहौल बना और अब इसमें जो 26वीं तरमीम हुई है तो उसमें एक ऐसा बैलेंस जो है वो लाने की कोशिश की गई है कि वहाँ पे जो है वो अब जुडिशरी का भी एक यकतरफ़ा इख्तियार ना हो और एग्जेक्टिव का भी जो है वो यकतरफ़ा इख्तियार ना हो, एक बैलेंस हो। और उस बैलेंस के तहत जो है वो जुडिशरी जो है एक अपने मामलात को लेके जो है वो सही चले और मुल्क में आवाम को भी और बाकी जो भी फ्रीकैन उसके सामने हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, उनको इंसाफ फराहम किया जाए। सर आप अगर ये बैलेंस कह रहे हैं राना साहब, तो इस बैलेंस को, इस तवाज़ुन को बिगाड़ने के लिए आपने ये बयान क्यों दिया कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह भी ना बैठे, जस्टिस मंसूर अली शाह भी ना बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में, जस्टिस मुनीब अख्तर भी ना बैठे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में? दोनों मुतनाज़ा जजेस हैं, दोनों सीनियर मोस्ट जजेस हैं और बाई एनी प्रोबेबिलिटी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेड करते होना चाहिए। नहीं, देखें मामला ये है मलिक साहब, बिल्कुल ये किसी ने नहीं कहा, ना मैंने कहा कि वो नहीं बैठ सकते। राना साहब आप ही का बयान है। जी सुन लें, नहीं सुन लें मेरा बयान है। देखिए मैंने ये अर्ज़ किया है कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। जुडिशल कमीशन जो है वो फ़ैसला करके मंसूर अली शाह साहब को बिठाए, मुनीब अख्तर साहब को बिठाए, वो चीफ़ जस्टिस साहब को मुकर्रर कर दे। कोई इसमें कदगन नहीं है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन मेरी ये ज़ाती राय है कि हमारे वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो यानी रीसेंट पास्ट में जो एक ग्रुपिंग हुई है और उस ग्रुपिंग में जिस तरह से एक दूसरे को एक्सपोज़ किया गया, जिस तरह से एक दूसरे को ख़त लिखे गए, और मलिक साहब उन खतूत में आपने पढ़ा होगा जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मेरी ये राय है कि वो जज साहबान जो इस ग्रुपिंग को और इस माहौल में एक लीडिंग किरदार में रहे हैं, उनमें से अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जज अगर बनेगा तो उससे फिर ये माहौल जो है ये कंटिन्यू करेगा। तो बेहतरी है कि इंस्टीट्यूशन भी जो है भाई सूरत हाल से बाहर निकले और आम मीडिया में भी अदरवाइज़ भी तबसरों से जो है वो खलासी हो कि उनमें से कोई जज जो है वो ना बने। मैंने ये उम्मीद का इज़हार किया है कि शायद जो जज साहबान इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे हैं वो खुद भी पसंद नहीं करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बने या उसके सरबराह बने। लतीफ़ खोसा साहब, जुडिशल कमीशन बनाता है तो बना सकता है, कोई रोक नहीं सकता।